तलवार का एक टुकड़ा सीधा तेसिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन आर्थर तलवार का होल्डर फेंककर उस टुकड़े को डिफ्लेक्ट कर देता है। वेरियन उसकी इस स्किल को देखकर चौंक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर आर्थर बॉडी ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है ताकि वेरियन को हरा सके, लेकिन वेरियन इसे केवल अपने स्टिंग से ही ब्लॉक कर लेता है। आर्थर हार नहीं मानता और फिर से हमला करता है। इस बार वह वेरियन के सिर पर हल्का सा वार करने में कामयाब हो जाता है। वेरियन इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होता है और कहता है, लगता है तुमने सच में मुझे एक बार के लिए मार ही दिया। अब राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। तभी तेसिया पीछे से आकर चिल्लाती है, हे मेरे दोस्त को बुली करना बंद करो। वेरियन स्माइल करते हुए जवाब देता है, मैं किसी को बुली नहीं कर रहा। अगर मैंने खुद को रोका होता तो आर्थर ही मुझे बुली कर रहा होता। अब आर्थर सोचता है कि वो इस आदमी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके ओवर एस्टिमेशन के लिए शुक्रिया अदा करता है। वेरियन कहता है, मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट नहीं किया। अगर तुम वाकई आभार जताना चाहते हो तो मेरे स्टूडेंट बन जाओ। अब आर्थर इस ऑफर से हैरान रह जाता है। वो कहता है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे माता पिता मेरी चिंता कर रहे होंगे। बूढ़ा एल्फ कहता है, एक तरीका है जिससे उसके माता पिता को ये बताया जा सकता है कि वो सुरक्षित है। लेकिन आर्थर कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके सीने में तेज दर्द उठता है और वह घुटनों के बल गिर जाता है। वेरियन पहले भी इस दर्द को नोटिस कर चुका होता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि आर्थर ने किसी बीस्ट का व्हील अपने अंदर समा लिया है। वह कहता है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बने तो शायद तुम अपनी जान गंवा दोगे, इससे पहले कि अपने माता पिता से मिल सको। उसी रात जब आर्थर सो रहा होता है, उसका सीना फिर से जलने लगता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। तभी अचानक वो दर्द उसके शरीर से बाहर आकर एक डरावने मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। अब आर्थर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि एक अंधेरा डरावना जीव उसके ऊपर झुका हुआ है और आर्थर डर तो जाता है, लेकिन मन ही मन उसे एक थेरेपिस्ट की तरह एनालाइज करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर उसकी एंजाइटी है या उसकी जिम्मेदारियों का रूप। अब जैसे जैसे वह जीव उसके पास आता है, आर्थर चीखने लगता है। तभी उसे तेसिया की आवाज सुनाई देती है, आर्थर जल्दी उठो। आर्थर अब आंखें खोलता है और देखता है कि तेसिया उसके ऊपर बैठी हुई है और स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग कह रही होती है। पर आर्थर को सुबह सुबह तेसिया का चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो कहता है, यार मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक से भी सो नहीं पाया। तभी तेसिया गुस्से से कहती है, क्या तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो? वो फिर कहती है, आर्थर को उठना ही पड़ेगा क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसका इंतजार कर रहे हैं। अब तेसिया उसे खींचकर बिस्तर से उठा देती है और आर्थर को मजबूरन तैयार होना पड़ता है। वो तेसिया से कहता है कि उसने अब तक तय नहीं किया कि वो रुकेगा या नहीं, लेकिन वेरियन कुछ ऐसा दिखाने वाला है जिससे शायद उसका मन बदल जाए। अब थोड़ी देर बाद आर्थर और तेसिया बाहर जाने लगते हैं, जहाँ किंग एल्विन वेरियन को समझा रहे होते हैं कि इंसानों को एल्फ्स के किंगडम में नहीं रुकने देना चाहिए। लेकिन वेरियन उनकी बात नहीं मानता और कहता है, मुझे आर्थर पसंद है और यही काफी है। अब तेसिया यहाँ पे थोड़ा ड्रामा करने लगती है, अरे आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, आर्थर ने मेरी जान बचाई थी और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। पर तभी उसके पिताजी उसे डांट देते हैं कि ये सब उसके बारे में नहीं है। लेकिन वेरियन एल्विन को चुप करवा देते हैं और बच्चों को गाड़ी में बुला लेते हैं। आखिरकार बाप तो बाप ही होता है। अब सभी लोग वेरियन के एक पुराने दोस्त से मिलने निकल जाते हैं। रास्ते में वेरियन और तेसिया गाड़ी में ध्यान करने लगते हैं, लेकिन बेचारा आर्थर बोर हो रहा होता है। यार आप लोग बताओ ये सफर कितना लंबा है? पर तभी तेसिया उसके कंधे पर गिर जाती है क्योंकि वह ध्यान नहीं कर रही थी बल्कि वो सो चुकी होती है। तभी वेरियन हंसते हुए कहते हैं, तेसिया सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि वो इस ट्रिप पर आना चाहती थी। वो बताता है कि तेसिया रॉयल कैपिटल की एकमात्र उत्तराधिकारी है और उसकी जिंदगी में असली दोस्त कभी नहीं रहे। उसे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है, लेकिन आर्थर के साथ वह खुलकर मुस्कुरा पाती है। तभी वेरियन आर्थर का धन्यवाद करता है और ये देखकर आर्थर को लगता है कि वेरियन सच में एक अच्छा इंसान है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान समाज से अलग एक घर के सामने रुकती है। आर्थर सोचता है कि कौन ऐसा महान इंसान है जिससे मिलने एक पूर्व राजा खुद आया है। इसके बाद वेरियन गुस्से में दरवाजे पर जाकर जोर से लात मारता है और चिल्लाकर अपने दोस्त को बाहर बुलाने को कहता है। तभी दरवाजा खुलता है और उसका दोस्त रेनिया सामने खड़ा होता है। वो शांत लहजे में कहता है, अरे यार चिल्लाना बंद कर। वेरियन हंसते हुए आर्थर से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, ये है रेनिया, मेरा पुराना दोस्त और एक शक्तिशाली सॉर्सरर जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं। ये तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद रेनिया सभी को एक घर के अंदर बुलाता है ताकि वे तुरंत काम करना शुरू
शुरू कर सके। उसका घर किताबों से भरा होता है। आर्थर मन ही मन सोचता है कि ये पढ़ाकू सा दिखने वाला इंसान उनकी कैसे मदद कर सकता है, पर वेरियन उसे बताया था कि रेनिया के पास एक ऐसा स्पेल है जो उसे उसके पेरेंट्स से बात करवाने में मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों रेनिया वेरियन से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस बच्चे के साथ कुछ ज्यादा ही नरम हो रहे हो। फिर वो आर्थर को बताता है कि वो एक डिवाइनर है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत और भविष्य को दोनों को देख सकता है और वह अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करता है। लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि आर्थर इतना खास है कि उसका असली अतीत तक दिखाई नहीं देता। लेकिन रेनिया ये जान जाता है कि आर्थर भविष्य नहीं देखना चाहता, वह सिर्फ अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहता है कि वह जिंदा है और सुरक्षित है। तभी आर्थर ये कंफर्म करता है। रेनिया उसे निर्देश देता है कि वह अपने पेरेंट्स की तस्वीर को मन में स्पष्ट रूप से सोचे और एक पानी से भरे बर्तन के ऊपर झुक जाए। इसके बाद आर्थर पूरी कोशिश करता है और उसी समय उसके माता पिता एलिस और रेनॉल्ड अपने नए शहर के घर में लंच कर रहे होते हैं। एलिस स्टू बनाकर सर्व कर रही होती है और कहती है कि यह आर्थर की फेवरेट डिश थी। आर्थर का जन्मदिन याद कर दोनों यहाँ पर सैड हो जाते हैं। अब एलिस को वो दिन याद आता है जब आर्थर पहाड़ से गिर गया था और रेनॉल्ड को वो वक्त याद आता है जब उसने खुद को दोषी मानकर शराब में डुबो दिया था। तभी अचानक उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है और तभी वो हैरान परेशान होकर उठ खड़े होते हैं। आर्थर उन्हें बताता है कि वो सुरक्षित है और इस वक्त एल्फ्स के किंगडम में है। वो कहता है कि वो एक स्पेशल जादू की मदद से उनसे बात कर पा रहा है। हालांकि उसका मन घर आने का है, लेकिन अभी उसे एक इलाज करवाना है और वो वादा करता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तुरंत लौट आएगा। इसके बाद उसके माँ बाप की आंखें नम हो जाती है। आर्थर उन्हें कहता है कि वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तभी उसके आंसू उस पानी के बर्तन में गिर जाते हैं और स्पेल टूट जाता है। थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद आर्थर वेरियन से कहता है कि अब वह उसका स्टूडेंट बनना चाहता है। कुछ समय बाद वे सब वापस पैलेस लौटते हैं और वेरियन अपने बेटे एल्विन को आदेश देता है कि आर्थर अब उसका शिष्य बनेगा। एल्विन पहले हिचकिचाता है, लेकिन वेरियन कहता है कि अगर कोई भी समस्या हुई तो वो पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। इसके बाद एल्विन और उसकी पत्नी आर्थर का स्वागत करते हैं। एल्विन माफी मांगती है कि शुरू में वह उससे वैसा व्यवहार नहीं कर पाया जैसे वो करना चाहता था। अब आर्थर को एहसास होता है कि एल्विन भी अपने पिता वेरियन से डरता है और ये जानकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद वह हाथ मिलाकर एल्विन का इनविटेशन स्वीकार करता है। पर तभी दोस्तों तेसिया बीच में कूदती है और कहती है, यार अगर आप आर्थर को गेस्ट मान रहे हैं तो मैं उसे बाहर घुमा सकती हूँ ना। एल्विन उसे मना नहीं कर पाता। कुछ ही देर में तेसिया आर्थर को शहर के बाजारों में घुमाते हुए वहाँ के अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में बताने लगती है। मार्केट की सैर के दौरान आर्थर गलती से एक ब्लॉन्ड एल्फ लड़के से टकरा जाता है। वह तुरंत माफी मांगता है, लेकिन वह घमंडी लड़का जिसका नाम फे है बुरा मुंह बनाते हुए कहता है, अब मुझ पर इंसानों के कीटाणु लग गए हैं और बिना किसी खास वजह के सामने ही इमोशनल ड्रामा करने लगता है। फे आर्थर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहता है, चाहे वेरियन ने तुम्हें स्वीकार ही क्यों न कर लिया हो, लेकिन तुम हमेशा कमजोर ही रहोगे। आर्थर को समझ में नहीं आता कि इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तभी कुछ और भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि वह अपने ह्यूमन किंगडम वापस चले जाए। पर तेसिया तुरंत आर्थर को समझाती है, अरे यार इन जोकरों की बातों को सीरियस मत लो। लेकिन आर्थर का मूड थोड़े मजाक का होता है। तभी फे अपने नोबल स्टेटस का घमंड दिखाते हुए तेसिया से कहता है, ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, किसी इंसान के साथ नहीं। तेसिया बिना झिझके उसके प्रस्ताव को मना कर देती है। अब आर्थर ये सब देखकर मजे लेने के मूड में आ जाता है और वो नाटक करता है कि जैसे उसे पहले से ही पता था कि उस ब्लॉन्ड लड़के का नाम फे है, लेकिन जानबूझकर उसका नाम गलत लेता है और ओवर एक्टिंग करके डरने का नाटक करता है। और ये सब देखकर फे का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो जमीन पर अपना रुमाल फेंक कर आर्थर को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। तेसिया उसे रोकने की कोशिश करती है, चाहे तुम नोबल हो, अगर मेरे ग्रैंडपा के स्टूडेंट के साथ कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन फे ये सुनकर और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि उसके डैड ने सिखाया है कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम कुछ ना करो, ये कायरता है। फिर वो आर्थर से पूछता है, क्या तुम अब डर कर भागोगे? तुम्हारे एक्शन से तुम्हारे मास्टर की भी इज्जत जुड़ी है, पता है ना तुम्हें ये बात। अब आर्थर यहाँ पे थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वहाँ आसपास कोई भी उसे रोकने नहीं आता। लगता है कि एल्फ्स के किंगडम में ड्यूल आम बात है, इसलिए वो फैसला करता है कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। अब यहाँ पे तेसिया डुएल की रेफरी बनती है। जैसे ही वो सिग्नल देती है, फे गुस्से में आर्थर की तरफ दौड़ता है, लेकिन आर्थर बड़ी सहजता से बस एक सीधा पंच मारता है और फे एक ही झटके में जमीन पर जाकर बेहोश
बेहोश हो जाता है। अब आर्थर यहाँ पे थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद वो एक अच्छा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहा था। अब तेसिया हंसते हुए कहती है ये तो होना ही था। फिर वो आर्थर का हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से ले जाती है ताकि भीड़ और हंगामे से बचा जा सके। इसके बाद वो मार्केट में कुछ स्नैक्स खाते हैं, लाइब्रेरी और कुछ दुकानों में घूमते हैं और फिर पैलेस लौट जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि आराम करते हुए तेसिया आर्थर से पूछती है, तो क्या तुम अपनी ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड हो? लेकिन आर्थर का मूड उस वक्त बात करने का नहीं होता। उसे याद आता है कि वेरियन ने साफ कहा था ट्रेनिंग बहुत ही कठोर होगी, लेकिन अगर सह लिया तो इसके नतीजे भी जबरदस्त होंगे। और इन सब बातों के बावजूद आर्थर ने वो ट्रेनिंग लेने का फैसला किया था। अब उसके अंदर से एक हल्की सी एक्साइटमेंट महसूस होती है। शायद ये उसकी असली शुरुआत थी। जब वे पैलेस लौटते हैं तो आर्थर तेसिया को अपने एक्साइटमेंट का इजहार करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। अब वक्त है कि मैं अपने फ्यूचर को अपने हाथों में लूँ। मैं मेहनत करूँगा पूरी ताकत से। तेसिया भी जवाब में कहती है, यार ऐसा है तो मैं भी मेहनत करूंगी। पर तभी आर्थर कहता है, आखिर तुम्हें क्यों मेहनत करनी है? तेसिया थोड़ी देर सोचती है और स्माइल करते हुए कहती है, यार कोई खास वजह तो नहीं है, शायद सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें पछाड़ना चाहती हूँ। अगले दिन से ही आर्थर की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वेरियन की निगरानी में दिन, हफ्ते, महीने और देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और तेसिया और आर्थर का रिश्ता वैसे ही बना रहता है, दोस्ताना, चिढ़ाने वाला और कभी कभी चुनौती भरा। अभी हर सुबह तेसिया आर्थर को जगाने आती है और वह माना का इस्तेमाल करती है और आर्थर के पैरों पर हल्का सा झटका देती है। और हर सुबह आर्थर तेज दर्द से चीखता हुआ उठता है, यार तेसिया तुम फिर से वही कर रही हो। और हर बार वो झल्ला उसे गाली देता है। अगली सुबह जब आर्थर और तेसिया महल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि राजा एल्विन और उनकी पत्नी किसी मीटिंग के लिए रवाना हो रहे होते हैं। आर्थर अब सोच में पड़ जाता है, आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। उसी पल तेसिया उसके सामने एक ताजा गरम बर्गर रख देती है। सुनो आर्थर, ये बर्गर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तेसिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है। पर तभी आर्थर स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो बताओ तो सही, तुम्हारे लिए बर्गर किसने बनाया? अब तेसिया तुरंत ऑफेंड हो जाती है। हाँ, भले ही मेड ने थोड़ा सा हेल्प किया हो, लेकिन बर्गर गर्म करके लाने का सारा क्रेडिट मेरा है। और इतना कहकर वो उस पर हमला कर देती है। आर्थर उसके सारे प्लेफुल अटैक्स को चतुराई से डॉज करता है और भागते भागते ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है, जहां वेरियन पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वेरियन दोनों को लकड़ी की तलवारें पकड़ाते हैं और सीरियस होते हुए कहते हैं, अब प्रॉपर फाइटिंग शुरू करो। पर वो जानता है कि आज की ये ट्रेनिंग असल में सिर्फ एक टेस्ट है। आर्थर अब दूसरे स्टेज के लिए तैयार हो चुका है। कई राउंड की लड़ाई के बाद तेसिया थककर मैदान में गिर जाती है। आर्थर भी बुरी तरह से हाफ रहा होता है। वेरियन अब आर्थर को बिठाकर उसे मैजिक की थ्योरी समझाते हैं। जब किसी की माना स्थिर हो जाती है तो वो 4 बुनियादी एलिमेंट्स फायर, वाटर, अर्थ और विंड में से एक को यूज कर सकता है। हर स्पीसीज के एलिमेंट इन्फिनिटी अलग होती है। एल्व्स विंड मैजिक में माहिर होते हैं, ड्वार्फ्स फायर और अर्थ के साथ बेहतर होते हैं। इंसानों को चारों का एक्सेस होता है, लेकिन वे ज्यादा किसी एक में ही एक्सपर्ट बनते हैं। इसके बाद वो रुकते हैं और बहुत ही ध्यान से आर्थर की ओर देखते हैं। रेयर केस में कुछ लोग एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद तेसिया बीच में ही बोल पड़ती है, तो पहले आपने आर्थर को पहले मैजिक सिखाना शुरू क्यों नहीं किया जब आपने उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया? अब वेरियन शांत होकर कहते हैं, क्योंकि आर्थर कमजोर है। तभी दोस्तों ये सुनकर आर्थर का चेहरा एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। वेरियन आगे बताते हैं कि उसके माना कोर के अंदर एक रहस्यमयी और शक्तिशाली बीस्ट का व्हील छुपी है और ये बॉडी उसकी माना के बीच का संतुलन बिगाड़ती है, इसलिए उसे सीने में दर्द होता है और ये दर्द उस बीस्ट की ही देन है। आर्थर इसके बाद दर्द को फिर से महसूस करता है, जैसे ये सारी बातें उसे सचमुच अंदर ही अंदर चीर रही हो। तेसिया तुरंत मजाक करते हुए कहती है, ओहो क्या हुआ, इतनी सी बात से दुखी हो गए कमजोर लड़के? तभी आर्थर चीख पड़ता है, जब तुम हर सुबह मुझ पर माना यूज करके जगाती हो तो दर्द होता है, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करता हूँ। अब वेरियन यहाँ पे सीरियस हो जाते हैं। अब समय आ गया है कि तुम उस बीस्ट व्हील का सामना करो। अगर तुम उसे जगा पाए तो तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम एक सच्चे बीस्ट टेमर बन सकोगे। अब आर्थर तैयार होता है। वो शांत होकर एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है और वेरियन अपने चारों ओर हवा में घना नीला माना इकट्ठा करता है। मैं अब तुम्हारे माना कोर में थोड़ा सा अपना माना इन्फ्यूज करूंगा। हल्का सा गर्म जरूर लगेगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है।
वेरियन अपना माना धीरे धीरे आर्थर के शरीर में डालना शुरू करता है। जैसे ही वो माना उसके कोर में पहुंचता है, आर्थर चीख पड़ता है। उसके अंदर मानो जैसे कोई आग लग गई हो। पर इससे पहले कि वेरियन कुछ समझ पाता, एक अद्भुत शक्ति जो सिल्विया द्वारा उसके अंदर छिपा दी गई थी अचानक से फट पड़ती है। तभी अचानक आर्थर के अंदर एक प्राचीन और बहुत ही भयानक शक्तिशाली ड्रैगनिक माना जाग जाता है। एक जबरदस्त शॉक वेव कमरे में फैलती है। वेरियन और तेसिया दोनों जमीन पर दूर जाकर गिरते हैं और आर्थर वहीं पर खड़ा हाफ रहा होता है। अब जैसे ही माना शांत होता है, आर्थर जमीन पर गिर पड़ता है। तेसिया भागकर उसके पीछे जाती है, लेकिन वो तभी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब आर्थर जब होश में आता है तो वो खुद को महल के कमरे में पाता है और वेरियन उसके पास ही बैठा होता है। वेरियन कहता है, तुम्हें होश आ गया बच्चे? आर्थर कहता है, क्या हुआ था यहाँ पे? तभी वेरियन बहुत ही सीरियस होकर कहता है, आर्थर क्या तुम्हें अपने बीस्ट व्हील के बारे में कुछ याद है? आर्थर कुछ पल सोचता है और फिर बोलता है, एक ड्रैगन सिल्विया, उसने मुझे ये शक्ति दी थी। और तभी वेरियन शॉक्ड हो जाता है, क्या ड्रैगन? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? फिर वो मन ही मन कुछ बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी इंसान में ड्रैगन का व्हील हो सकता है। और वो आर्थर की ओर झुकते हुए कहता है, इस बात को किसी से मत कहना, अगर लोगों को ये पता चला तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। और आर्थर यहाँ पर हाँ कहता है। लेकिन कुछ देर बाद वेरियन उसे एक और खबर देता है, अरे आर्थर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, 4 महीने में तुम इंसानी साम्राज्य लौटने वाले हो। क्या? लेकिन मुझे तो 2 साल तक यही रहना था ना? वेरियन समझाता है, अब तीनों किंगडम्स के बीच कल्चरल एक्सचेंज इवेंट होने वाला है, इसलिए पोर्टल जल्दी खोला जाएगा। अब आर्थर का मन यहाँ पर उदास हो जाता है। उसे इस जगह लोगों और यहाँ की ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। वेरियन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बच्चे थोड़ा आराम करो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज्यादा कठिन होने वाली है। क्या तेसिया को ये बात पता है? वेरियन जवाब देता है, उसके माता पिता आज उसे बताएंगे। तभी हम देखते हैं कि आर्थर बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा होता है, क्या यार अब बस 4 महीने रह गए। तभी बगल में रखा हुआ वो चमकता हुआ क्रिस्टल अंडा जो उसने पिछले 3 सालों से संभाल कर रखा था, अचानक से हिलने लगता है। आर्थर अब घबरा कर दूर हट जाता है और तभी अंडे की सतह पर दरारें पड़ने लगती है। क्या ये? तभी एक बेहद प्यारा छोटा सा ड्रैगन बेबी बाहर निकलता है और आर्थर उसकी मासूम आंखों को देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। यार तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, वो स्माइल करते हुए कहता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेबी ड्रैगन उसे हल्का सा काट लेता है और उसके हाथ पे मैजिकल मार्क उभर आता है। आउच, ये क्या था? अब आर्थर यहाँ पर समझ नहीं पाता, लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज गूंजती है, पापा। क्या तुमने मुझे अभी पापा कहा? तुमने मुझसे बात की अभी? तभी बेबी ड्रैगन उसकी ओर मुस्कुराता है और आर्थर उसके मासूम चेहरे को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। अच्छा, तो मैं तुम्हारा नाम सिल्वी रखता हूँ, मेरी दादी सिल्विया के नाम पे। अगली सुबह तेसिया उसे जगाने आती है तो वो देखती है कि आर्थर के सीने पे एक छोटा सा बेबी ड्रैगन लेटा हुआ है। OMG यार, ये कितना प्यारा है। तेसिया उसे हग कर लेती है, पर आर्थर यहाँ पर डर जाता है। तेसिया, वो काट सकता है यार। लेकिन बेबी ड्रैगन यहाँ पर चुपचाप हग एक्सेप्ट करता है और कुछ देर बाद वो तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाते हैं। तेसिया सिल्वी को दोबारा हग करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ड्रैगन उसकी ओर पीठ घुमा लेता है। ये मुझे पसंद नहीं करता है ना? अब जैसे ही वो वेरियन के पास पहुँचते हैं, वेरियन को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। अरे क्या ये असली ड्रैगन है? वो हाँफते हुए आर्थर से पूछता है, ये कहाँ से आया? आर्थर जवाब देता है, जब मैंने बीस्ट व्हील को जगा दिया तभी ये अंडा फूट पड़ा और ये सिल्वी बाहर आ गई। और यहाँ पर वेरियन शॉक्ड हो जाता है। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है आर्थर। वेरियन समझ जाता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि सिल्वी एक ड्रैगन है तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए वो आर्थर से कहता है कि सबको ये बताना कि ये बस एक रेयर माना बीस्ट है। वेरियन मानता है कि ये झूठ ज्यादातर लोगों के लिए काफी होगा, क्योंकि इस दुनिया में सबको लगता है कि ड्रैगन तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। अब इसके बाद वेरियन कहता है कि अब जब आर्थर एक बीस्ट टेमर बन चुका है तो वो उसके माना और बीस्ट दोनों की ट्रेनिंग करेगा। वो समझाता है कि सबसे अच्छी ट्रेनिंग लड़ाई से होती है। तभी वेरियन अपनी असली ताकत दिखाता है एक बीस्ट टेमर के रूप में। वो जोरदार माना रिलीज करता है जो उसके पूरे शरीर को घेर लेता है और फिर सब शांत हो जाता है। अचानक
अचानक वो एक भयानक काले रंग के ओरा वाले मॉन्स्टर की तरह नजर आता है। आर्थर उसे देखकर डर जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वेरियन का उस पर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं होता। अचानक वेरियन उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब आर्थर पलटकर देखता है तब तक वेरियन गायब हो चुका होता है, लेकिन जमीन पर 2 काले निशान रह जाते हैं। अब आर्थर पूरी तरह से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वेरियन कहाँ चला गया। तभी वेरियन फिर से पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अब आर्थर उससे कहता है कि इस डरावनी फॉर्म को दिखाने के बाद उसका थेरेपी का खर्चा वेरियन को उठाना पड़ेगा। वेरियन हंसते हुए अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। अब आर्थर हैरान होता है कि उसे उसकी मौजूदगी तक का एहसास नहीं हुआ। तब वेरियन बताता है कि उसका बीस्ट एक शैडो पैंथर है जो हवा और आवाज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस मैजिक का नुकसान ये है कि इससे उसका माना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। इसके बाद वेरियन आर्थर को उसकी तलवार वापस देता है और कहता है अब तेरी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अगले कुछ दिनों तक आर्थर अपने बीस्ट कोर को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करता है। फिर वेरियन के मॉन्स्टर मोड के खिलाफ लड़ाई की प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वो अपने बीस्ट कोर से माना का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है और उसके सीने का दर्द भी पूरी तरह से चला जाता है। अब उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही होती है और अपने ब्रेक टाइम में वो एक आम बच्चे की तरह मस्ती करता है। कुछ हफ्तों बाद फेस उसे मार्केट ले जाते हैं। वहाँ आर्थर के फिर से उस चिड़चिड़े लड़के से फे से आमना सामना होता है। आर्थर माफी मांगता है, लेकिन फे ऐसे दिखाता है जैसे ये सब किस्मत की वजह से हुआ हो। आर्थर उसे पहचान नहीं पाता और यही बात फे को और चिढ़ा देती है। फे उसे डुएल के लिए चैलेंज करता है, पिछली हार का बदला लेने के लिए, लेकिन इस बार भी कुछ ही मूव में आर्थर उसे हरा देता है। हारने के बाद फे गुस्से में आर्थर को याद दिलाता है कि वो फे ही है। आर्थर उसकी मदद करता है और उसे उठाता है। अब फे यहाँ पे थोड़ा झिझकता है उसका हाथ पकड़ने में, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं यह ड्रामा बंद कर, तू तो दोस्ती करना चाहता था। आर्थर पूछता है कि क्या ये सब कल्चरल एक्सचेंज इवेंट में जा रहे हैं, तो वो हाँ कहते हैं क्योंकि सारे नोबल बच्चे वहाँ जाने वाले हैं। जब आर्थर पूछता है कि क्या तेसिया भी साथ जाएगी, तो सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि तेसिया नहीं जा रही। अब फे माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ा मजाक करता है कि वो प्रिंसेस को दोबारा खोने का खतरा नहीं ले सकते, लेकिन ये सुनकर तेसिया गुस्से में आकर उसे एक ही पंच में उड़ा देती है ताकि अपनी ताकत दिखा सके। आर्थर ये देखकर घबरा जाता है और तेसिया को वहाँ से ले जाकर एक शांत जगह पर ले जाता है। वहाँ वह उस पर चिल्लाता है, यार तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए, ऐसे सबके मुंह पर मुक्का मारना अच्छी बात नहीं है, समझी पागल लड़की। और ये कहते वक्त आर्थर खुद पर हंस देता है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में वो खुद एक राजा था जो लोगों को मार डालता था। अब तेसिया कहती है कि उस पर इन दोनों का बहुत प्रेशर है क्योंकि आर्थर जल्द ही जा रहा है, लेकिन आर्थर उसके जज्बात समझने के बजाय उसे लेक्चर देने लग जाता है। ये सुनकर तेसिया वहाँ से भाग जाती है और जाते जाते आर्थर को बुढ़ा कह देती है। अब थोड़ी देर बाद आर्थर को अफसोस होता है और वह रात को तेसिया के कमरे के बाहर एक जुगनू लेकर जाता है। वो उसे वॉक पर चलने के लिए कहता है और तेसिया यहाँ पर मान जाती है। अब दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। तेसिया थोड़ा डरती है क्योंकि वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन आर्थर कहता है यार डर मत, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। अब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ वो पहली बार मिले थे। आर्थर बताता है कि वो हॉर्नेल्स अभी भी जिंदा है जिसे उन्होंने पहले छोड़ा था। इसके बाद वो लोग आग जलाकर बैठते हैं और तेसिया को नींद आने लगती है। वो एक पेड़ को जानवर समझकर चिल्ला देती है और आर्थर वहीं पर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तेसिया इंसानी दुनिया के बारे में पूछती है और आर्थर कहता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि उसने देखा ही नहीं। तेसिया कहती है कि वो चाहती है कि आर्थर यहीं हमेशा रहे, लेकिन इससे पहले कि आर्थर कुछ कह पाए तेसिया सो जाती है। अगले दिन विदाई का दिन आता है और सभी लोग आर्थर को अलविदा कहने आते हैं, लेकिन तेसिया यहाँ पर नहीं आती। वेरियन आर्थर को एक खास कंपास देता है जिसमें रॉयल फैमिली का मार्क होता है ताकि वो जब लौटे तो आसानी से आ सके। और तभी दरवाजा खुलता है और तेसिया दौड़ते हुए पहुँचती है, लेकिन वो रास्ते में गिर जाती है। आर्थर दौड़कर उसे उठाता है। तेसिया कहती है पागल लड़के, तुम अपना ख्याल रखना, समझे ना। और आर्थर यहाँ पर उसे गले लगाता है और कहता है यार तेसिया, मैं तुम्हें सच में बहुत मिस करूंगा। और तभी तेसिया यहाँ पर रो पड़ती है, लेकिन उनका ये इमोशनल फेयरवेल बीच में ही रुक जाता है क्योंकि ह्यूमन किंगडम का गेट अब खुल जाता है। तभी आर्थर फे की गाड़ी में बैठकर फ्लोटिंग सिटी जायरस पहुँचता है जहाँ उसके मम्मी पापा रहते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो दरवाजा खटखटाने से पहले थोड़ा घबराता है और तभी उसकी छोटी बहन दरवाजा खोलती है और उसके माता पिता दौड़कर आते हैं। आर्थर उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मुस्कुराकर कहता है
मैं घर आ गया। और तभी एलिस और रेनॉल्ड को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो उसे गले लगाकर रोने लग जाते हैं। एलिस कहती है, रो मत एली। तभी आर्थर को एहसास होता है कि यही उसकी असली छोटी बहन एलिनोर है, जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। वो घुटनों पर बैठकर खुद को अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करता है। एलिनोर उर्फ एली उसे हैरानी से देखती है। फिर वो सब घर के अंदर जाते हैं। एलिस आर्थर से पिछले 3 सालों की कहानी पूछती है और आर्थर कहता है कि वह ठीक है और उसने सब कुछ संभाल लिया था। रेनॉल्ड बीच में हंसते हुए कहते हैं, यार पहले उसे सांस तो लेने दो। पर एली को यहाँ पे थोड़ा जलन होने लगती है क्योंकि मम्मी पापा का सारा ध्यान अब आर्थर पर होता है। एलिस उसे समझाती है कि आर्थर उसका भाई है, जिसके बारे में वो हमेशा कहानियाँ सुनाते थे। आर्थर कहता है, मैं सच में तुमसे मिलने को तरस गया था। तभी सिल्वी उसकी छोटी ड्रैगन कूदकर एली के हाथों में चली जाती है और सब शांत होते हैं। और फिर आर्थर अपने परिवार को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वो सिल्विया के बारे में नहीं बताता। वो कहता है एक बीस्ट ने उसे अपनाया और वह सिल्वी है, और उसके मम्मी पापा उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और बस खुश होते हैं कि उनका बेटा जिंदा है और सुरक्षित है। तो हे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।